अगली वीडियो में पढ़ेंगे मीजल फॉर्मेशन के बारे में, फिर हम क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप भी पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैकेनिज्म पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ मीजल फॉर्मेशन। मीजल फॉर्म कैसे होता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, वो स्टेप बाय स्टेप हम आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जो पढ़ेंगे मैकेनिज्म, वो हम पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ सोप सॉल्यूशन। तो सोप सॉल्यूशन की हेल्प से सोप का एग्जांपल कंसीडर करके हम ये मैकेनिज्म आज पढ़ने वाले हैं। सो प्लीज इस चीज को ध्यान में रखिएगा, हम सोप के अकॉर्डिंगली सोप के एग्जांपल को लेके पढ़ेंगे इसको, एग्जांपल मैकेनिज्म को। तो सबसे पहले सोप है क्या? सोप is sodium or potassium salt of higher fatty acids, higher fatty acids। सोप जो है वो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट है हायर फैटी एसिड्स का, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज RCOO नेगेटिव, Na पॉजिटिव या K पॉजिटिव, व्हाटएवर। तो एक एग्जांपल भी मैं आपको यहाँ बता देती हूँ सोप का। CH3CH216COONA, ये सोप का एग्जाम्पल है, और ये सोप है सोडियम स्टायरेट। तो ये तो हमें पता चल गया सोप क्या होता है। अब जब इस सोप को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तब क्या होता है वो देखते हैं। When soap is dissolved in water, it dissociates into RCOO नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव। तो ये देखिए यहाँ पे दो तरह के चार्जेस हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, एंड दे विल डिसोसिएट अकॉर्डिंगली। तो हमारे पास RCOO नेगेटिव आएगा और Na पॉजिटिव आएगा, राइट। तो इस तरह से ये डिसोसिएट हो जाएगा, ये हमारे पास आयंस बन जाएंगे। अब जो RCOO नेगेटिव है, इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक विच इज लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, जो एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, जिसको हम R से डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, एंड इट इज नोन एज नॉन पोलर टेल। एंड दिस लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन R, जो कि नॉन पोलर है, विच इज हाइड्रोफोबिक। ये हाइड्रोफोबिक होती है, मतलब ये वाटर रिपेलिंग होती है, इसे पानी पसंद नहीं है, लिक्विड पसंद नहीं है। इसके अलावा होती है एक पोलर ग्रुप COO नेगेटिव, जिसको हम कह सकते हैं पोलर आयनिक हेड, विच इज हाइड्रोफिलिक। ये हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, मींस इट इज वाटर अट्रैक्टिंग। तो हम कह सकते हैं इसको वाटर अट्रैक्टिंग। तो अगर मैं इसको डेमोन्स्ट्रेट करूं तो मैं इसको कुछ इस तरीके से डेमोन्स्ट्रेट कर सकती हूं। तो यहां पर इस केस के अंदर, जैसे कि मैंने बताया कि RCOO नेगेटिव के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन, जिसको हम R बोलते हैं, और दूसरा होता है पोलर ग्रुप COO नेगेटिव। तो ये जो है लॉन्ग चेन है हाइड्रोकार्बन की, जो कि
हाइड्रोफोबिक होती है, हाइड्रोफोबिक टेल है ये, और ये है हाइड्रोफिलिक हेड, ये हाइड्रोफिलिक हेड होता है। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ इतना करने के बाद हमें ये जानना है कि ये पानी में घुलने के बाद ये कहाँ जाते हैं, किस तरह से अपने आप को अरेंज करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम इनके अरेंजमेंट पढ़ेंगे। तो द ROO नेगेटिव आयन आर प्रेजेंट ऑन द surface with their COO negative group in water and the hydrocarbon chain are staying away from it on the surface। तो RCOO नेगेटिव आयन है वो प्रेजेंट होते हैं सरफेस पे, और उनका COO नेगेटिव जो ग्रुप है वो पानी के अंदर की तरफ होता है, और जो हाइड्रोकार्बन चेन R है वो दूर होती है पानी से, वो सरफेस पे दूर होती है पानी से। तो इसको रिप्रेजेंट अगर मैं करूं तो किस तरह से करूंगी, देखिए ये पानी का सरफेस है, इसमें ये पानी प्रेजेंट है, और अगर इसमें मैं शुगर सोल्यूशन सोप सॉल्यूशन को शो करना चाहती हूँ किस तरह से RCOO नेगेटिव जो है ये पार्ट किस तरह से अरेंज होता है ये बताना चाहती हूँ। तो उसके लिए हमें यहाँ देखना पड़ेगा किस तरह से अरेंज होंगे। देखिए जैसे कि मैंने कहा कि RCO आयन जो है वो सरफेस पे प्रेजेंट होता है, लेकिन COO नेगेटिव जो है वो पानी में चला जाता है। तो वो हेड है, तो उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगी, ये देखिए ऐसे, और ये इसका नेगेटिव चार्ज है क्योंकि ये वाली जो हेड है ये नेगेटिवली चार्ज होता है, और ये टेल हाइड्रोफोबिक टेल, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन की टेल पानी से दूर होगी तो वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड करेगी इस तरीके से। तो इस तरह से अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। ये अरेंजमेंट करने के बाद इसके बारे में हम थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे, अगर ये अरेंजमेंट है तो अगर हम कंसंट्रेशन ले लेंगे एट CMC, क्रिटिकल मीजल कंसंट्रेशन जो है, क्रिटिकल मीजल कंसंट्रेशन पे क्या होता है, द एनायंस आर, एनायन मतलब ये नेगेटिवली चार्ज पार्ट, पुल्ड इनटू द सॉल्यूशन, मतलब जो अंदर सॉल्ट सॉल्यूशन है उसके अंदर इसको अंदर की तरफ पुल कर लिया जाता है। इनको ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्ट है इसको सॉल्यूशन के अंदर खींच लिया जाता है, क्योंकि ये लॉन्ग चेन भी इसके साथ जुड़ी है तो वो भी अंदर की तरफ खींचती है। लेकिन ये भी याद रखना है खींच तो जाएगी सॉल्यूशन के अंदर वो, लेकिन वो हाइड्रोफोबिक है, उसे पानी से डर लगता है, तो वो अरेंजमेंट ही कुछ इस हिसाब से कर लेगी ये चेन लंबी वाली कि उसे पानी की तरफ जाना ही ना पड़े। तो वो करेगी क्या, अगर क्रिटिकल मीजल कंसंट्रेशन आ जाती है, CMC आ जाती है, तो एनायन सॉल्यूशन के अंदर चले जाएंगे एंड दे विल एग्रीगेट, वो जुड़ जाते हैं, क्या क्या बनाते हैं जुड़ के, टू फॉर्म ए स्फेरिकल शेप, और वो एक स्फेरिकल शेप बना लेते हैं। और स्फेरिकल शेप में कैसे अरेंज होते हैं, तो स्फेरिकल शेप में आपको बना के दिखा देती हूँ किस तरह से होती है। तो स्फेरिकल शेप इस तरह से अरेंजमेंट होती है, स्फेरिकल शेप में ऐसे अरेंज होते हैं कि ये लॉन्ग चेन तो इस स्फीयर के अंदर एम्बेडेड रहेंगे क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक है, डर लगता है उनको पानी से, और ये जो हेड है नेगेटिवली चार्ज इस स्फीयर के बाहर की तरफ ऐसे अरेंज्ड होगा। तो इस तरीके से आप
जाता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट पानी से दूर भी रहता है और हाइड्रोफिलिक पार्ट पानी की तरफ बाहर रहता है। तो इस अरेंजमेंट से सारे काम आपके हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं दे एग्रीगेट टू फॉर्म स्फेरिकल शेप with their hydrocarbon chain pointed towards the center of the sphere। तो सेंटर की तरफ पॉइंटेड होंगे, ये देखिए ये सारे के सारे ये स्फीयर के सेंटर की तरफ पॉइंटेड होंगे एंड the COO नेगेटिव पार्ट, जो COO नेगेटिव पार्ट बच गया है, ये जो बाहर की तरफ है नेगेटिवली चार्ज पार्ट, तो COO नेगेटिव चार्ज पार्ट रिमेनिंग आउटवर्ड, वो बाहर की तरफ ही रहेगा ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो आप देख सकते हो जो मैंने बताया वो मैंने आपके लिए लिख भी दिया है कि जो आपका अरेंजमेंट होगी, जब क्रिटिकल मीजल कंसंट्रेशन पहुंच जाएगी, CMC पहुंच जाएगी, कंसंट्रेशन इतनी हो जाएगी कि मीजल फॉर्मेशन हो जाए, कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाए, तो उस केस के अंदर एनायंस ज्यादा क्वांटिटी में आ जाएंगे तो उनको सॉल्यूशन में अंदर खींच लिया जाएगा और वो एग्रीगेट्स बना लेंगे, वो जुड़ जाएंगे आपस में और स्फीयर शेप ले लेंगे ताकि हाइड्रोफोबिक पार्ट पानी से दूर रह सके और वो अंदर की तरफ चला जाए सेंटर की तरफ, और हाइड्रोफिलिक पार्ट बाहर सरफेस पे रहेंगे स्फीयर के। तो ये इसकी अरेंजमेंट होगी। तो ये जो एग्रीगेट्स बन रहे हैं उस फॉर्म में, ये मीजल होते हैं, इसे हम मीजल बोलते हैं, ये मीजल है। और मीजल में 100 तक आपके आयंस, 100 आयंस तक प्रेजेंट होते हैं उस मीजल के अंदर। तो सेम यही प्रोसीजर मीजल फॉर्मेशन का डिटर्जेंट के केस में भी होता है, उसमें भी हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, अकॉर्डिंगली उसमें भी यही मैकेनिज्म अप्लाई, एग्जैक्टली यही मैकेनिज्म उसमें भी अप्लाई हो सकता है। इसके बाद मीजल फॉर्मेशन के बाद अब हम जो पढ़ने वाले हैं, हमें पता चल गया किस तरह से मीजल बनेंगे। अब हम पढ़ेंगे क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। सोप किस तरह से कपड़ों को साफ करता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, जो कि हर घर में होता है, डेली कपड़े धुलते हैं और डेली ही वो क्लींजिंग एक्शन होता है लाइव। सो हम पढ़ने वाले हैं क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप पढ़ने से पहले हम ये तो जान ले कि गंदगी या डर्ट या कपड़े गंदे क्यों होते हैं। कपड़े गंदे इसलिए होते हैं मोस्ट प्रोबेबली, जैसे हम जो है ऑयल या डर्ट, ये मतलब ग्रीस वगैरह चिकनी चीजें अगर हमारे कपड़े पे लग जाती है, देन दैट अट्रैक्ट द डर्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ। अगर आपके कपड़ों पे तेल गिर जाएगा तो उस पर और ज्यादा गंदगी चिपक जाती है। उसके अलावा और भी रीजन है जिसकी वजह से कपड़े गंदे होते हैं, लेकिन मेनली यही चीज होती है, चिकनाई लगना कपड़े पे, वो ज्यादा गंदगी को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम थोड़ा सा यहाँ पे क्लींजिंग एक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्लींजिंग एक्शन अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि मीजल, पता है ऑलरेडी कि मीजल क्या है। मीजल के पास दो पार्ट्स होते हैं, एक हाइड्रोफोबिक और एक हाइड्रोफिलिक पार्ट होते हैं, जो कि मैं पहले भी बना चुकी हूँ, फिर से एक बार आपके लिए बना देती हूँ। ये होता है, ये वाला पार्ट है हाइड्रोफोबिक और ये पार्ट है हाइड्रोफिलिक। तो मेन चीज क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप जो है वो होता क्यों है, सो बता देती हूं मैं। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप इज ड्यू टू द fact that the soap molecule forms measle around the oil droplet। तो
ये क्लीनिंग एक्शन सोप का इस वजह से है क्योंकि सोप मॉलिक्यूल जो होता है वो मीजल बना लेता है ऑयल ड्रॉपलेट के अराउंड, या फिर हम कह सकते हैं डर्ट के अराउंड, जो भी गंदगी कपड़े पे लगी हुई है। तो इसको डेमोन्स्ट्रेट करूंगी मैं। देखिए ये यहाँ पे मान के चलिए मेरे पास ये सरफेस है क्लोथ का, और ये थोड़ा मैग्नीफाई करके मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। ये वो पोर्शन है जहाँ पे ऑयल या डर्ट लगा हुआ है, ठीक है। तो क्या होता है जब हम इस ऑयल लगे हुए या डर्ट लगे हुए क्लोथ को सोप सॉल्यूशन में डालते हैं या सोप इस पे अप्लाई करते हैं डायरेक्टली, तो एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो इस ऑयल या डर्ट में एम्बेडेड रह जाता है, इसमें अंदर एंटर कर जाता है, चिपक जाता है। और जो नेगेटिवली पार्ट पोर्शन है, नेगेटिव पोर्शन है, COO नेगेटिव वाला पोर्शन है, वो पानी में सस्पेंडेड रहता है। ये ऑयल में एम्बेड हो जाता है लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन, और ये पानी में सस्पेंडेड रहता है। इसके बाद क्या होता है, तो ये तो हमें पता चल गया कि सोप मीजल फॉर्मेशन जो होती है ऑयल या डर्ट के साथ उसकी वजह से होती है। सो मीजल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस अराउंड द ऑयल और डर्ट। फिर उसके बाद क्या होता है, एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट प्रोजेक्ट्स आउट ऑफ द ऑयल और dirt droplets while the hydrophobic part is in the oil or dirt, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है वो ऑयल ड्रॉपलेट के बाहर की तरफ प्रोजेक्ट कर लेगा ऐसे, और हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो इस ऑयल ड्रॉपलेट के अंदर की तरफ एम्बेडेड हो जाएगा। अब हम उसको घिसते हैं, ऐसे घिसते हैं ब्रश से या हैंड से उसको घिसते हैं, तो क्या होता है, पानी के साथ ये वाला पार्ट जाने की कोशिश करता है और वो चला भी जाता है, लेकिन क्योंकि इस पार्ट के साथ ये हाइड्रोकार्बन चेन भी जुड़ी हुई है और ये हाइड्रोकार्बन चेन है ऑयल और डर्ट से एम्बेडेड, तो ये पार्ट साथ में इस डर्ट को भी अपने साथ खींच के ले जाता है, जिसकी वजह से हमारे क्लोथ क्लीन हो जाते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लिखेंगे ऑयल ड्रॉपलेट along with the particles of dirt get detached from the fibers of clothes and pass into the water, into the water। तो जब हम इसको फोर्स लगाते हैं, उसको स्क्रब करते हैं, ब्रश लगाते हैं उसके ऊपर या हाथ से उसको स्क्रब करते हैं, तो जो ऑयल ड्रॉपलेट है वो पानी के साथ चली जाएगी, क्योंकि पानी के साथ ये पार्ट जाएगा, इसके साथ ये पार्ट जाएगा और इसके साथ फिर ऑयल और ड्रॉपलेट भी डिटैच होके क्लोथ से चला जाएगा। सो यहाँ पे क्या होता है, जब वो पानी में चला जाता है तो क्या होता है, अब ये पानी में चला गया है, कैसे चला गया है पानी में, ये इस तरह से चला गया है, ये स्फीयर बना लेते हैं ऑयल ड्रॉपलेट के अराउंड, राइट। और इस स्फीयर के अंदर ऑयल ड्रॉपलेट की जो ग्लोब्यूल है इसके अंदर ये इस तरह से अंदर हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है और बाहर की तरफ हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, तो इस तरह से ये पानी के अंदर सस्पेंडेड रहते हैं। अब जो ये नेगेटिवली चार्ज्ड शीट है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड शीट है, ये जो कवच है एक तरह से नेगेटिवली चार्ज कवच बना हुआ है इस ऑयल ड्रॉपलेट के अराउंड। कहाँ बना हुआ है शीट, अराउंड द ऑयल ड्रॉपलेट्स और ग्लोब्यूल्स,
them to aggregate, and thus they remain suspended in the solution। तो आप देखिए ये नेगेटिवली चार्ज के बाद शीत बन गई है। अगर ऐसा ही पार्टिकल, ऐसा ही ग्लोब्यूल और इसी के पास आने की कोशिश करेगा तो वो भी नेगेटिवली चार्ज होने के कारण दोनों में रिपल्शन होगी, जिसकी वजह से वो दोनों पार्टिकल्स एक साथ जुड़ेंगे नहीं, एग्रीगेशन नहीं होगी, ये सस्पेंडेड रहेंगे इसी तरीके से पानी के अंदर। तो इस तरह से क्लोथ्स का क्लींजिंग एक्शन है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स। तो सबसे पहला मेथड जो हम करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स में वो है केमिकल मेथड। सो colloidal dispersion can be prepared by the following chemical रिएक्शन। जो अभी हम केमिकल रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं उनसे भी कोलॉइडल डिस्पर्जन की जा सकती है। तो सबसे पहले जो हम इसमें डिस्कस करेंगे केमिकल मेथड में वो है डबल डीकॉम्पोजिशन। तो यहाँ पे हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो जो ये एग्जांपल अब मैं लिखने वाली हूं इसमें डबल डीकॉम्पोजिशन हो रही है। यहां पे आपका इधर कोलॉइडल सॉल्यूशन बन रहा है, ये देखिए ये है आपका सॉल, और यहां बन रहे हैं साथ में आपके दो H3H2O मॉलिक्यूल्स। तो ये एग्जांपल है डबल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन का विद द हेल्प ऑफ विच सॉल दैट इज कोलॉइडल सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का एग्जांपल देखिए SO2 प्लस में 2H2S will give off 3S। दिस इज सॉल्ट। ये एग्जांपल्स आपको याद करने पड़ेंगे। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, देखिए किस तरह से ऑक्सीडेशन हो रही है। ये H2S की जगह H2O आ गया है और SO2 से वो S में कन्वर्ट हो रहा है और ये सॉल्ट बन गया आपका। नेक्स्ट इज रिडक्शन मेथड, जिसके थ्रू आपका कोलॉइडल सॉल्ट बनेगा। देखिए इसका एग्जांपल, यहाँ पे AuCl3 रिएक्ट कर रहा है HCHO के साथ और वाटर है हमारे पास, सॉल्यूशन बने हुए हैं। इसमें आपका बनता है Au सॉल्ट बनता है आपका, साथ में बनता है 3HCOOH फॉर्मिक एसिड है ये, साथ में 6HCl मॉलिक्यूल भी रिलीज होंगे। नेक्स्ट मेथड है आपका बाय हाइड्रोलाइसिस। इस मेथड का एग्जांपल है FeCl3 प्लस में H2O। इसका सॉल्यूशन बनाया जाएगा एक्वस एक तरह से, इससे बनेगा FeOH हाइड्रोक्साइड बनेगा ये एक तरह से। ये आपका सॉल है और साथ में रिलीज होंगे 3HCl। सो दिस वाज द केमिकल मेथड जिसमें हमने अलग अलग तरह की रिएक्शंस पढ़ी हैं, जिसमें कोलॉइडल सॉल्ट बन रहा है। ये देखिए यहाँ इधर सॉल्ट बन रहा है, इधर सॉल्ट बन रहा है और ये इधर सॉल्ट बन रहा है। तो इसके बाद जो हम नेक्स्ट टाइप करने वाले हैं, सेकेंड मेथड जो हम करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स में, वो है इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन, जिसको हम ब्रेडिक आर्क मेथड भी बोलते हैं। सेकंड वाला है आपका ब्रेडिक
डिस्टिलेशन मेथड। तो यहाँ पे जो होता है इस मेथड में, दिस मेथड इन्वॉल्व्स डिस्पर्जन, इसमें डिस्पर्जन भी होता है, एज वेल एज कंडेंसेशन। डिस्पर्जन और कंडेंसेशन दोनों के दोनों इस मेथड में आपको देखने को मिलेंगे। हम अभी डिस्कस करने वाले हैं यही मेथड। ये पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, जो कोलॉइडल सॉल्व्स होते हैं, कोलॉइडल सॉल्व्स मेटल्स के, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम etc. can be prepared by this method. इस मेथड से हमारे मेटल्स के सॉल्व बनते हैं, स्पेशली गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम जैसे मेटल्स के सॉल्व बनते हैं यहाँ पे हमारे पास। नेक्स्ट, एक्चुअली इस मेथड में होता क्या है वो हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। यहाँ पर हमारे पास एक कंटेनर होता है और इस कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर फिट किया जाता है। नाउ यहाँ ये जो इधर ये जो कॉलम है जो मैं ग्रीन से दिखा रही हूं, ये है आइस बाथ। आइस रखी जाती है इसके अंदर, इस कंटेनर को अंदर वाले को ठंडा करने के लिए। फिर इसमें हम लेते हैं अपना जो यहाँ पे हम लेते हैं डिस्पर्जन मीडियम ले लेते हैं यहाँ पे हम, जिससे भी हमें कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाना होता है। और जिसका भी बनाना होता है वो हम एज एन इलेक्ट्रोड ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोड होंगी, ये इलेक्ट्रोड जिसके अंदर हम डिप कर देते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोड्स आपकी हैं इसे हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। जैसे मान के चलिए ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल से ये अटैच्ड है। तो यहाँ पर जो अंदर हमने फिल किया है ये है हमारा डिस्पर्जन मीडियम, जिसमें हम कोलॉइड बनाएंगे। डिस्पर्स्ड फेज अभी आएगा। मेटल रॉड है ये रॉड जो भी है हमारे पास, ये इलेक्ट्रोड है, इससे आएगा हमारा। तो ये हम इसको भी लेबल कर देते हैं। ये जो है हमारी ये दोनों, ये है इलेक्ट्रोड, ये हमारी इलेक्ट्रोड्स हैं। तो एक्चुअल में इस मेथड में क्या होता है तो हम इसमें डिस्कस करते हैं। नाउ इलेक्ट्रिक आर्क इज स्ट्रक बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। जो दो इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट है इसमें हम इलेक्ट्रिक आर्क इसमें सप्लाई किया जाता है, एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जा रही है। तो इलेक्ट्रिक आर्क इज स्ट्रक बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रोड्स। फिर क्या होगा, ये इलेक्ट्रोड किसकी है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दीज आर द इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ मेटल, जो कि हमारा यहाँ पे एज अ डिस्पर्स्ड फेज काम करेगा। तो ये इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रिक स्पार्क आने से क्या होगा, ये कहाँ है मेटल, ये भी देख लीजिए, दिस इज इमर्स्ड इन डिस्पर्जन मीडियम। सो मेटल immersed in dispersion medium, राइट। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक आर्क से जैसे ही हम इलेक्ट्रिक आर्क सप्लाई करते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रोड्स के बीच में, तो क्या होता है, हीट जनरेट होती है, इंटेंस हीट जनरेट होती है, जिससे ये मेटल इलेक्ट्रोड्स मेल्ट होने लगती हैं। और क्योंकि यहाँ आइस बाथ है और ये आइस बाथ इस डिस्पर्जन मीडियम को ठंडा किए हुए, तो जैसे ही वो हॉट होके मेल्ट होके इस मीडियम के कांटेक्ट में आता है, डिस्पर्जन मीडियम के कांटेक्ट में आता है, वो कंडेंस हो जाता है और वो कोलॉइडल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए, द इंटेंस हीट प्रोड्यूस्ड vaporizes the metal। यहाँ पे मेटल जो है मेल्ट होके वेपोराइज होने लगता है, मेल्टिंग से ही वेपोराइजेशन में होगा, वो कन्वर्ट मेटल वेपोराइज होने लगेगा, उसके वेपर्स बनेंगे, which
देन कंडेंस, फिर वो कंडेंस होगा टू फॉर्म पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइडल साइज। तो इस तरह से आपका ब्रेडिक आर्क मेथड, जो सेकंड मेथड है प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड का, इस तरह से वो काम करता है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, इलेक्ट्रोड मेटल की है, हमने इस पे इलेक्ट्रिक सप्लाई प्रोवाइड किए। जैसे इलेक्ट्रिक आर्क स्ट्राइक करेगी, मेटल जो है गर्म होने लगेगा, वो वेपोराइज होने लगेगा। क्योंकि ये सॉल्यूशन ठंडा है तो वेपोराइज होते ही फटाफट से वो कंडेंस हो जाएगा, और कंडेंस होगा तो वो कोलाइडल साइज ऑफ पार्टिकल में वो कंडेंस होकर कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेगा। तो ये आपका डिस्पर्जन मीडियम है, और फेज आएगा डिस्पर्स फेज आपका इन इलेक्ट्रोड से। तो ये हो गया आपका सेकंड मेथड। अब लास्ट एंड द थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द पेप्टाइजेशन। थर्ड मेथड डिस्कस करने वाले हैं हम। थर्ड मेथड इज पेप्टाइजेशन। सबसे पहले पेप्टाइजेशन क्या होता है वो डिस्कस करेंगे हम। द process of converting a precipitate into colloidal solution by shaking it with dispersion medium in the presence of a small amount of इलेक्ट्रोलाइट। तो ये है आपका प्रोसेस पेप्टाइजेशन का। तो इसमें क्या होता है, ये वो प्रोसेस है जिसमें एक प्रेसिपिटेट को कोलॉइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया जाता है। कैसे? उसको प्रेसिपिटेट को शेक किया जाता है डिस्पर्जन मीडियम के साथ, और साथ में उसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया जाता है, और इस तरह से आपका प्रेसिपिटेट से कोलॉइडल सॉल्यूशन बन जाता है। ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इज कॉल्ड पेप्टाइजिंग एजेंट। तो जो इलेक्ट्रोलाइट हम यहाँ यूज कर रहे हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन को बनाने के लिए डिस्पोजल मीडियम में, उसको हम बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। तो ये जो स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, इसको हम पेप्टाइजिंग एजेंट बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, दिस मेथड इज generally used to convert freshly prepared precipitate into colloidal solution या फिर colloidal salt। तो ये मेथड जनरली कब यूज होता है? ये मेथड यूज तब होता है जनरली जब एक फ्रेशली एक प्रेसिपिटेट बनता है, और उस फ्रेशली प्रेसिपिटेट जो बना है उसको हम कोलॉइडल सॉल्यूशन में जब कन्वर्ट करते हैं, तो ये पेप्टाइजेशन मेथड तभी मोस्टली यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे, FeOH whole thrice, this is a precipitate, एंड यहाँ पर Fe3 पॉजिटिव आयंस जो है इस प्रेसिपिटेट के अराउंड इसको सराउंड कर लेंगे एक तरह से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा FeOH होल थ्राइस Fe3 पॉजिटिव। तो एक्चुअली क्या होता है ना, तो जो प्रेसिपिटेट होता है, वो जो प्रेसिपिटेट है उसको जब हम एक सॉल्यूशन में डालते हैं जिसमें इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्यूशन क्या है, एक तरह से हम जब एक प्रेसिपिटेट को हम एक डिस्पर्जन
मीडियम में डालते हैं जिसमें ऑलरेडी हमने पेप्टाइजिंग एजेंट जो कि एक इलेक्ट्रोलाइट है उसको यूज किया है, तो ये प्रेसिपिटेट उस डिस्पोजल मीडियम में प्रेजेंट आयंस में से कोई भी एक चार्ज के आयन को एब्जॉर्ब कर लेंगे, उसको अपने पास, उसको सराउंड कर लेंगे वो आयंस उस पर्टिकुलर पेप्टाइड को, प्रेसिपिटेट को, और फिर आपका कोलाइडल सॉल्ट तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए प्रेसिपिटेट है, राइट, ये FeOH होल थ्राइस इज अ प्रेसिपिटेट। और सॉल्यूशन जो हमने लिया है इसके अंदर, जो एक डिस्पोजल मीडियम और साथ में इलेक्ट्रोलाइट लिया है, उसमें से Fe3 पॉजिटिव आयन इसको सराउंड कर लेगा और इस तरह से ये पॉजिटिवली चार्ज ये बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा कोलॉइडल सॉल्ट। तो ऐसे ऐसे पार्टिकल्स बहुत सारे होंगे कोलॉइडल सॉल्ट में, लेकिन वो एग्रीगेट नहीं होंगे, जुड़ेंगे नहीं, क्योंकि सब पे चार्ज सेम है, सभी पॉजिटिवली चार्ज होंगे तो आपस में रिपेल करेंगे, जिससे वो कोलॉइडल सॉल्ट जो है वो स्टेबल रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से सुन लीजिए, पेप्टाइजेशन प्रोसेस में एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को डाला जाता है डिस्पोजल मीडियम में, और उस मीडियम में थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, और फिर उस डिस्पोजल मीडियम में जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है उसमें से कुछ आयंस इसको सराउंड कर लेते हैं प्रेसिपिटेट को, तो इस तरह से कोलॉइडल सॉल्ट बन जाता है। एंड दीज पार्टिकल्स डू नॉट एग्रीगेट, ये वाले पार्टिकल्स एग्रीगेट नहीं करते हैं, क्योंकि इनके ऊपर सब पे सेम चार्ज होता है, या तो सारे ही पॉजिटिवली चार्ज होते हैं या सारे ही नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और लाइक चार्जेस डू नॉट अट्रैक्ट, दैट्स व्हाई दे रिमेन अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड दैट्स व्हाई दे आर स्टेबल। तो यहां पे मैंने आपको ये एग्जांपल दे दिया। तो क्या होता है एक्चुअली, इट इन्वॉल्व्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ suitable ion from the electrolyte। इलेक्ट्रोलाइट में से सुटेबल आयन लिए, कोई भी जो इसको सूट करता है उस हिसाब से वो एब्जॉर्ब कर लेता है उस आयन को। कैसे? बाय द, किसने किया ये एब्जॉर्ब? बाय द प्रेसिपिटेट ने सुटेबल आयन को एब्जॉर्ब किया, विच रिपेल वन अनदर, अब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्योंकि सब पे एक जैसा चार्ज होगा, एंड फॉर्म, क्या बना लेंगे फिर? कोलॉइडल सॉल्ट बना लेंगे। तो ये आपका हो गया मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड।